मेमोरेंडम एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको ये बातें मैंने बता दिया है कि मेमोरेंडम एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कराते समय डूली साइन बाय द सब्सक्राइबर, यानी कि सब्सक्राइबर का साइन होना बहुत ज़रूरी है और तब जाके वो रजिस्ट्रार के पास अपना जमा कर सकते हैं दोनों मेमोरेंडम एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो बच्चों यहाँ एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछता है और पूछता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसकी साइन होना जरूरी होती है। तो सब्सक्राइबर, किसकी साइन होना जरूरी होती है? सब्सक्राइबर की। अब मैं आगे चलता हूँ। फॉर्मेट जो है मेमोरेंडम एसोसिएशन का, फॉर्मेट मतलब ये कैसे बनाई जाती है, इसकी रूल्स रेगुलेशन क्या होती है, वो आपको जानना होगा। बच्चों पहली बात है, जो फॉर्मेट है उसकी सेक्शन 4 और 5 है और शेड्यूल है 1। इसमें 5 टेबल है, टेबल ए बी सी डी ई। टेबल ए वो यूज करेंगे जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी। तो याद रखना, मेमोरेंडम एसोसिएशन में टेबल ए ये कौन कंपनी बनाएगी बच्चों? जो होंगी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। टेबल बी किस कंपनी के लिए होंगी? जो लिमिटेड बाय गारंटी होगी बट नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, लेकिन उसके पास कोई शेयर कैपिटल नहीं है, तो वो टेबल बी आएंगी। और सी आएंगी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लेकिन उसके पास शेयर कैपिटल है। टेबल डी उसके लिए आएंगी जो अनलिमिटेड कंपनी होगी जिनके पास कोई शेयर कैपिटल नहीं है। और टेबल ई जो है वो अनलिमिटेड कंपनी के लिए होंगे लेकिन उसके पास शेयर है। ये टेबल ए बी सी डी ई, ये पांचों टेबल आपको याद रखना चाहिए बेटा। टेबल ए में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, टेबल बी में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है बट नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। और कंपनी सी में जो है ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन इनकी शेयर कैपिटल है। और टेबल डी जो है कंपनी अनलिमिटेड कंपनी बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और टेबल ई जो है द कंपनी अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। शेड्यूल 1 है। आगे चलिए आप। कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एसोसिएशन में आखिर क्या चीज़ की जानकारी हमको मिलती है? बेटा मेमोरेंडम एसोसिएशन में क्लाउज होती है। क्लाउज का मतलब होता है बेटा रूल्स, और ये रूल सेक्शन 4 में बताया गया है। सबसे पहला जो क्लाउज होती है वो होती है नेम क्लाउज, यानी कि मेमोरेंडम एसोसिएशन में पहला कानून बनता है नाम के ऊपर। द फर्स्ट क्लाउज स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी। याद रखना, पहला क्लाउज होता है वो होता है आपका जाके नेम क्लाउज। इसमें कहता है कि कंपनी कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकती है बट देयर आर सर्टेन कंडीशन, उसके लिए कुछ खास कंडीशन है। ऐसे आप कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हो लेकिन जो कंडीशन है उसको पूरा करने के बाद। पहली बात है कंडीशन 1 में, अगर आप पब्लिक कंपनी है तो आपको नाम के आखिरी में लिमिटेड वर्ड देना होगा। अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आपको नाम के आखिरी में देना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो नाम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड दीजिए। अगर 1% कंपनी है तो नाम के आखिरी में ओपीसी दीजिए। बट दिस कंडीशन इज नॉट अप्लीकेबल टू द सेक्शन 8। याद रखना, नेम क्लाउज का रूल सेक्शन 8 वाली कंपनी के ऊपर नहीं लगती है। अब सेक्शन 8 में कौन कंपनी आती है, देखो मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दिया है। आइए देखता हूँ सेक्शन 8 में कौन कंपनी आती है। सेक्शन 8 में कौन कंपनी आती है बेटा? सेक्शन 8 कहती है
कि डिस्क्राइब द कंपनी, उस कंपनी के बारे में बताती है जो इस्टेब्लिश की जाती है प्रमोट द कॉमर्स, जो कॉमर्स आर्ट स्पोर्ट को प्रमोट करती है, इनको बढ़ाती है, एजुकेशन रिसर्च सोशल वेलफेयर रिलीजियन, वो सभी कंपनी सेक्शन 8 वाली कंपनी के लिस्ट में आती है। तो प्रमोट द कॉमर्स जो कॉमर्स को बढ़ाने के बारे में सोचती है, आर्ट स्पोर्ट एजुकेशन रिसर्च सोशल वेलफेयर रिलीजियस, ये सेक्शन 8 की कंपनी है। ऐसी कंपनी को बोला गया है ट्रस्ट एंड सोसाइटीज। ऐसी कंपनियां सेक्शन 8 में आती है और इस कंपनी के लिए नेम क्लाउज एप्लीकेबल नहीं होता है। अब आता बेटा व्हाट काइंड ऑफ नेम आर नॉट अलाउड, कौन सा नाम आप नहीं ले सकते हो। तो सबसे पहला बात है बेटा आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ अनदर नेम। अगर आप कोई नाम सेलेक्ट किए हो और वो नाम अगर दूसरे कंपनी के साथ मैच कर रहा है तो आप वो नाम का चुनाव नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में फिर ब्रांड लेके प्रॉब्लम होगा। मान लो किसी ने आईटीसी कंपनी और मैं भी अपना प्रोडक्ट आईटीसी कंपनी के नाम पर बेचूंगा तो कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि नाम जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। टू नियरली रिजेंबलिंग द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, जो कंपनी पुराना है जो पहले से रजिस्टर्ड है, आपका नाम उस कंपनी के साथ एक टैली नहीं होना चाहिए। आप बोलते वक्त अगर आप बोल रहे हो तो उसके बोलने पर भी वो नाम नहीं आना चाहिए, पूरा ही पूरा अलग होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ नेम, आप नाम को रिजर्व के तौर पे रख सकते हो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास। ये बातें बोली गई है सेक्शन 451 में। सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 कहती है एक कंपनी को बनने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना चाहिए। द रजिस्ट्रार ऑन रिसीविंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस को डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं और रिजर्व द नेम फॉर 20 डेज, याद रखोगे, और वो 20 दिन खातिर उनके नाम को रिजर्व के तौर पे आप अपने पास रखते हैं। यानी कि अगर आप कोई कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हैं, नया कंपनी बना रहे हैं, तो रजिस्ट्रार सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा और आपने जो नाम दिया है रजिस्ट्रार ऑफिस वो नाम अपने पास 20 दिन खातिर रिजर्व रखेगा। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाए तो वो नाम कैंसिल हो जाएगा। इफ द एप्लीकेशन मेड बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी, ध्यान देना यहाँ फॉर्मेशन कंपनी था और ये एग्जिस्टिंग कंपनी है, यानी कि ये पुराना कंपनी है और ये भी एप्लीकेशन डाल रहे हैं अपने नाम के लिए, यानी कि अपना नाम ये चेंज करना चाहते हैं, यानी कि ये भी अपने नाम के लिए एप्लीकेशन दिए हैं। तो इनको 60 दिन का टाइम मिलेगा रिजर्वेशन का, याद रखना कितना दिन का, 60। एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा आता है रिजर्वेशन ऑफ नेम के ऊपर कि एक नया कंपनी जब तैयार होता है तो रजिस्ट्रार ऑफिस उसके नाम को रिजर्व के तौर पे कितने दिन तक रख सकती है, तो 20। अगर वो एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उनके नाम को रख सकती है 60 डेज। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, इफ आफ्टर मेकिंग द रिजर्वेशन ऑफ नेम इट फाउंड दैट रॉन्ग इंफॉर्मेशन गिवन, अगर रजिस्ट्रार ऑफिस को ऐसा लगता है कि जो नाम रिजर्व के तौर पे यहाँ रखा गया है और जो डॉक्यूमेंट जमा किया गया है अगर उसमें कोई इंफॉर्मेशन अगर गलत है, तब वहाँ पर रजिस्ट्रार 2 तरह का केस करता है। केस नंबर 1, इन केस द कंपनी हैज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड। बेटा अगर वो कंपनी अभी तक ध्यान से देखो बेटा,
इन केस द कंपनी हैज़ नॉट इनकॉर्पोरेट, अगर वो कंपनी अभी अपना बिजनेस शुरू नहीं किया है, इन दिस केस द रजिस्ट्रार कैन कैंसिल द रिजर्वेशन ऑफ नेम। जो नाम रखा गया था रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार उसका नाम कैंसिल कर देता है बेटा, और इम्पोज अ फाइन 1 लाख, और 1 लाख का जुर्माना लेता है। ये किसके लिए है? ये पहला वाला केस, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जो अभी तक कंपनी बना नहीं है। तो अगर फॉल इंफॉर्मेशन है तो रजिस्ट्रार ऑफिस क्या करता है, उसके जो नाम है रिजर्व के तौर पे, उसका नाम कैंसिल करके उससे फाइन लेता है 1 लाख का। इन केस द कंपनी इनकॉर्पोरेट, ये पुरानी कंपनी है जो अपना बिजनेस चालू कर चुकी है। तो उसके लिए 3 ऑप्शन देते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस। उसके लिए क्या ऑप्शन देते हैं? 3 ऑप्शन देते हैं, और वो है क्या, देखते हैं बेटा। पहला ऑप्शन है he can give 3 months time to the company to change the name by passing the ordinary resolution। सबसे पहले अगर रजिस्ट्रार ऑफिस सेटिस्फाई है कि कुछ इंफॉर्मेशन गलत है, फिर भी वो सेटिस्फाई है, तो वो 3 महीना का टाइम देता है कंपनी को कि आपने जो नाम हमको दिया था रिजर्वेशन के तौर पे, वो नाम आप चेंज कर लीजिए, और इसको चेंज करने के लिए आप एक रेजोल्यूशन पास कीजिए जो होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो याद रखना बेटा, जो कंपनी पुरानी है, जो इनकॉर्पोरेट है, वो अपना, अगर उसकी इंफॉर्मेशन गलत है तो उसके लिए 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला, अगर रजिस्ट्रार ऑफिस सेटिस्फाई है तो उसको 3 महीना का टाइम देगा कि आप 3 महीना के अंदर जो नाम हमको दिए थे, अब वो नाम को चेंज कर दीजिए। इसके लिए आप एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कीजिए। या सेकेंड ऑप्शन है, ही कैन स्ट्राइक ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तीसरा नंबर क्या कर सकते हैं कि आपने जो आपका जो नाम है रजिस्टर ऑफ द कंपनी में, वो नाम आपका हटा दिया जा सकता है। और तीसरा, ही कैन फाइल अ पिटीशन ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तीसरा है कि रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार, यहाँ पर भी ही जो रजिस्ट्रार कंपनी है, रजिस्ट्रार कंपनी उसका नाम को ख़त्म कर सकता है, स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, या तो उस कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। अच्छा, आप जो एप्लीकेशन जमा करेंगे रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए, उसका जो फॉर्म होगा बेटा, वो फॉर्म 1 होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉर्म 1, INC 1। ये INC 1 के जरिए आप अपना नाम को रजिस्ट्रार ऑफिस के पास रख सकते हो 20 दिन और 60 दिन खातिर। 20 दिन रखेगा नया कंपनी जो अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, और 60 दिन खातिर एग्जिस्टिंग कंपनी। अब आते बेटा रजिस्ट्रार ऑफिस, ये सेकेंड रूल्स है जिसको बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज। बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कंपनी डिटरमाइन इट नेशनलिटी एंड जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। बेटा, हर एक कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसका पता चलेगा नेशनलिटी से, और बेटा जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि हमारे हाई कोर्ट, इस सब के जरिए उसका रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताया जाएगा कि वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ बना सकता है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ रेसिडेंट, इट इज़ अ प्लेस ऑफ रेसिडेंट। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर कंपनी का सभी डॉक्यूमेंट रखा जाएगा। इट इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ ऑल द कम्युनिकेशन विद द कंपनी। अगर हम कंपनी के बारे में, अगर हम कंपनी से कभी बातचीत करना चाहते हैं तो हमको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार, उसके हेड ऑफिस में। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब हेड ऑफिस में जाना पड़ेगा, और उसके सभी डॉक्यूमेंट को हम चेक कर सकते हैं। सेक्शन 12 जो है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में हमें बताता है। बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, अगर वो कंपनी अभी तक अपना बिजनेस शुरू नहीं किया है, इट इज सफिशिएंट टू मेंशन ओनली द नेम ऑफ द स्टेट। उसको अपना
स्टेट का नाम देना होगा जहां पर उसका हेड ऑफिस दिखाई दे। अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, यानी कि अगर वो कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर चुका है, तो वो कंपनी को अपना एग्जैक्ट लोकेशन देना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात है बेटा रजिस्टर ऑफिस के बारे में। अगर इधर देखो, अगर वो अपना इनकॉर्पोरेशन अभी नहीं हुआ है तो उसको सिर्फ क्या देना है, स्टेट। जैसे वेस्ट बंगाल हम बोले, लेकिन वेस्ट बंगाल तो बहुत बड़ा एरिया है। अब वेस्ट बंगाल का कहाँ, स्प्लेंडेड है, टालीगंज है, या कालीघाट है, या मडिया बुरुज है। आपको ये लोकेशन नहीं देना, खाली आप स्टेट बता दीजिए कि आपका हेड ऑफिस किस स्टेट में होगा। यानी कि अभी आप एड्रेस एग्जैक्ट नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, अपना बिजनेस शुरू कर चुका है, तो उसको एग्जैक्ट लोकेशन देना पड़ेगा हेड ऑफिस का, रजिस्टर्ड ऑफिस का। और बेटा कंपनी हैज टू देन गेट द लोकेशन वेरीफाइड एज वेल विद इन 30 डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी कि 30 दिन के अंदर, जब वो बिजनेस शुरू करते हैं तो 30 दिन के अंदर उनको रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाना होगा और जाकर अपने हेड ऑफिस की पूरी जानकारी देनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसमें दो बातें आपको इम्पोर्टेंस हो गई कि वो कंपनी जो अभी तक अपनी बिजनेस शुरू नहीं की है, जो अभी तक इनकॉर्पोरेशन नहीं है, वो अपनी हेड ऑफिस के बारे में पूरा एड्रेस नहीं दे सकता, खाली स्टेट बताएगा। लेकिन अगर वो इनकॉर्पोरेशन हो चुका है तो वो कंपनी को अपना एग्जैक्ट लोकेशन भी देना पड़ेगा और 30 दिन के अंदर, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर उसको इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। It is mandatory for every company to fix its name and address of registrar office outside every office. बेटा ये हर कंपनी के लिए जरूरी है कि हर कंपनी का एक रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, जिसका नाम होगा, जिसका एड्रेस भी होगा। The change in place of registrar office should be notified to the registrar within the prescribed time period. अगर वो नाम चेंज करेंगे, अपने एड्रेस का, अपना हेड ऑफिस चेंज करेंगे तो वो कर सकते हैं। तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन क्लाउज में। अब आते हैं बेटा ऑब्जेक्ट क्लाउज। ये हम लोग का थर्ड क्लाउज है। सेक्शन 4 और सी में कंपनी की ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। ऑब्जेक्ट क्लाउज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाउज माना जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। इसी में कंपनी का ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें पता चलता है कि कंपनी क्यों इस्टेब्लिश किया गया है, उसके पीछे क्या रीजन है। ऑब्जेक्ट क्लाउज ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है शेयर होल्डर के लिए, क्रेडिटर के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अगर शेयर होल्डर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो जाहिर है वो जानना चाहेगा कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्रेडिटर अगर कंपनी को लोन देता है, सामान उधार में देता है, तो वो भी जानेगा। और पब्लिक इंटरेस्ट की कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। लाइबिलिटी क्लाउज हमें बताते हैं कि कंपनी के जो मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटीज क्या होंगी। बेटा लाइबिलिटीज क्लाउज में दो तरह की लाइबिलिटीज के बारे में बात किया गया है और वो है क्या, देखते हैं बेटा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर।
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है कि कोई अगर कंपनी का शेयर खरीद रहा है तो उसकी लायबिलिटीज उस शेयर की वैल्यू तक होगी। जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी का 1 लाख शेयर खरीदा, तो अगर कल वो कंपनी डूबेगी तो मेरा 1 ही लाख डूबेगा, तो मेरी लायबिलिटीज जो बनी कहाँ तक बनी, उस शेयर की वैल्यू तक बनी। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है बेटा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द शेयर होल्डर ओनली हैव टू पे द प्राइस ऑफ द शेयर। कंपनी के जो शेयर होल्डर है अगर वो शेयर खरीदते हैं तो शेयर का दाम देना पड़ेगा। दे हैव सब्सक्राइब टू, इफ सम वन रीजन दे हैव नॉट पेड द फुल अमाउंट। अगर किसी रीजन से वो पूरा पैसा नहीं दे पाते हैं और कंपनी अगर मान लो ख़त्म हो रही है, तब बेटा लायबिलिटीज विल बी ओनली द लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट। तब ऐसे केस में जो शेयर होल्डर है उनके लायबिलिटीज होगी खाली अनपेड अमाउंट तक। यानी कि बेटा इस केस में अगर हम बात करें कि मान लो उस कंपनी का हम 100 रुपया का शेयर लिए और जिसमें से बेटा हम 60 रुपया पे कर दिए, तो मेरा अनपेड वैल्यू कितना है बेटा 40 रुपया। तो मेरी जो लायबिलिटीज बनेगी बेटा वो 40 रुपया बनेगी, क्योंकि 60 रुपया तो कंपनी को दे ही दिए। अब कंपनी डूबे या कुछ भी हो, मेरा 60 रुपया तो किया, लेकिन मेरे लिए अब कर्जा कितनी बचेगी 40। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में जो लायबिलिटीज बनेगी वो अनपेड वैल्यू तक। अनपेड वैल्यू का मतलब है जो पैसा अभी तक नहीं दिए वही आपकी लायबिलिटीज बनेगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में बेटा आप जो प्रॉमिस किए हो वही तक की आपकी बनेगी लायबिलिटीज। इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 21। ये 22 में था, ये 21 में है। द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैज द मेंबर इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर। यानी कि यहाँ पर शेयर होल्डर नहीं है, यहाँ पर कंपनी के मेंबर है। बी अलर्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप इस बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डर जो है उनकी जो कुछ पैसा दे चुके, कुछ बाकी है, जो पैसा बाकी है उसका लायबिलिटीज वहीं तक बनेगा। और इसमें जो गारंटी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यहाँ पर ये लायबिलिटीज बनेगा मेंबर का, शेयर होल्डर का नहीं बनेगा। दिस मेंबर अंडरटेक द कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी एज दैट टाइम वाइंडिंग अप। द मेंबर गिव गारंटी द फिक्स अमाउंट ऑफ दैट विल बी टू द लायबल फॉर। यहाँ मेंबर गारंटी लेता है कि मैं एक फिक्स अमाउंट, एक अमाउंट वो फिक्स कर लेता है कि मैं इतने अमाउंट तक का गारंटी सहूँगा। यानी कि कंपनी अगर डूब रहा है तो मैं इतना रुपया ही दे सकूँगा, उसे कहते हैं गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। यानी कि मान लो एक कंपनी है और मैं उसका मेंबर हूँ, तो मैं वहाँ पहले ही कह दिया कि मैं 1 लाख रुपए तक, मैं 1 लाख रुपए तक का गारंटी लेता हूँ, मैं 1 लाख रुपए तक का गारंटी लेता हूँ। तो ये हो जाएगी गारंटी, ये हो जाएगी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर कल कंपनी को कुछ भी होगा तो मैं सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ही कर्जा को सहूँगा, 1 लाख तक का ही पेमेंट कर पाऊँगा, उससे ज़्यादा कर्जा मैं नहीं सहूँगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितनी भी कंपनी जो होती है सेक्शन 8 में आती है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी है। ये लोग के लिए रखा गया है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में आती है जितने भी एनजीओ हैं वो सब आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब आते हैं कैपिटल क्लाउज में। कैपिटल क्लाउज, कैपिटल क्लाउज का मतलब होता है कि कंपनी की जो कैपिटल होती है उसके बारे में। इट स्टेट द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल।
बेटा यहाँ एक बात याद रखना, यहाँ शेयर कैपिटल का मतलब होता है ऑथराइज कैपिटल। बेटा ऑथराइज कैपिटल की जानकारी आपको हमेशा मिलेगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। द कंपनी हाउ इज डिवाइडेड इनटू द शेयर। कंपनी अपने शेयर कैपिटल को शेयर में बांट देती है, और वो दो तरह के शेयर हो सकती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। और इसमें कोई खास बात नहीं है। कैपिटल क्लाउज में आपको दो तरह का शेयर मिलेगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और इसमें जो शेयर कैपिटल होगी उसका नाम होगा ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन क्लाउज। सब्सक्रिप्शन क्लाउज का मतलब है बेटा जिसमें साइन लगना जरूरी है सब्सक्राइबर का। जो सब्सक्राइबर होते हैं, जो कंपनी बनने में मदद करते हैं, उनकी साइन होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर होना चाहिए, प्राइवेट के लिए 2 और ओपीसी के लिए 1। उन सब्सक्राइबर का सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइबर हैव टू साइन द मेमोरेंडम। यह हमेशा याद रखना, मेमोरेंडम में साइन कौन करेगा? सब्सक्राइबर करेगा। और बेटा कम से कम 2 विटनेस होना चाहिए। और जितने भी सब्सक्राइबर होंगे ना, उनका 1 शेयर होना ही चाहिए। कम से कम उनके पास कितनी शेयर होना चाहिए? 1 शेयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब क्लाउज। सब्सक्राइब क्लाउज में जो सब्सक्राइबर होंगे उनका साइन होगा। और दूसरी बात है सभी सब्सक्राइबर के पास कितनी शेयर होनी चाहिए? तो 1 शेयर कम से कम होनी चाहिए। लास्ट क्लाउज है एसोसिएशन क्लाउज। एसोसिएशन क्लाउज का मतलब होता है कि जो सब्सक्राइबर है, जो मेमोरेंडम एसोसिएशन में साइन करते हैं, वो इस बात का डिक्लेयर करते हैं कि वो इस कंपनी के मेंबर बने रहेंगे। तो इसमें कोई खास बात नहीं है बेटा, ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो बेटा आज मैंने जितनी क्लाउज थी सब बता दिया, इसको आप नोट कर लेना। बाय बच्चों।